नमस्कार दोस्तों। बहुत विख्यात पत्रकार, राज्यसभा सदस्य रहे कुमार केतकर ने कहा कि 2014 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर के साजिश रची थी और यह साजिश 5 साल से लगातार रची जा रही थी और उसी साजिश के तहत उस सरकार के खिलाफ तमाम झूठे आरोप लगाए गए, जो बाद में अदालतों में भी झूठे साबित हुए और सरकार को इतना बदनाम किया गया, इस तरह से जनता के मूड को चेंज किया गया। उसके लिए दुनिया की तमाम सारी जो सीआईए और डीप स्टेट की एजेंसियां हैं, तमाम सारी संस्थाएं हैं, उनके जरिए फंडिंग कराई गई और वह फंडिंग करा करके सरकार गिरवाई गई थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रहते अमेरिका के आगे झुकी हुई सरकार नहीं हो सकती थी, गुलाम सरकार नहीं हो सकती थी, चाइना के आगे झुकी हुई सरकार नहीं हो सकती थी, या किसी दूसरे देश के आगे झुकी हुई सरकार नहीं हो सकती थी, क्योंकि भारत सभी देशों के साथ बराबरी के साथ खड़ा होता था और किसी भी बात का जवाब देता था सबूतों के साथ में, कागजों के साथ में, सच्चाई के साथ में। तो मजबूरन वैश्विक जगत में भारत जब जोर से बोलता था तो चाहे अमेरिका हो या कोई, वो डर जाता था। इसी का नतीजा था कि जब भारत की एक राजनयिक देवयानी के खिलाफ अमेरिका में एक्शन हुआ तो भारत सरकार के बुलडोजर दिल्ली में अमेरिका के दूतावास पे चल पड़े थे और दूतावास की सुरक्षा के नाम पे और तमाम नाम पे जो तमाम सारे अस्थायी निर्माण और दूसरी चीजें थी, उनको गिरा दिया गया था, ढहा दिया गया और वहां पर जाने वाली सारी सब्सिडाइज सामान, सब चीजों पे रोक लगा दी गई थी और अमेरिका को बता दिया गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलता कम है, करता ज्यादा है। जी हां, इसलिए डरता, इसलिए अपनी एक पिट्ठू सरकार लानी थी और उसके लिए सारी साजिश रची गई थी। जी, यह सच उन्होंने बताया। कुमार केतकर देश के तमाम बड़े अखबार, प्रतिष्ठित अखबारों के एडिटर रहे, बहुत विद्वान माने जाते, उन्होंने ही यह बात मुंबई में कही। चलिए, उनकी बात को मैं छोड़ देता हूं, आज की बात करता हूं। आज क्या है? आज भारत अमेरिका के आगे झुका हुआ है। मैं अभी देख रहा था, भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि अमेरिका आज दुनिया का उस तरह से नेतृत्व तो नहीं कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए। कोलकाता में वो बोल रहे थे, एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन की नई नीतियों ने वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर कर दिया है। अमेरिका अब एक देश से सीधे बात कर रहा है, जबकि चीन अपनी शर्तों पर ज्यादा सख्त हो गया है। यानी हम इतना डर क्यों रहे? हम क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका विश्व का नेतृत्व करे? 1949 जब देश का संविधान भी नहीं बना था, प्रधानमंत्री सिर्फ सिंबॉलिक होता था, नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर था, उसके पास कोई पावर नहीं थी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका गए। अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी के लिए प्रोटोकॉल तोड़ करके ट्रूमैन उन्हें रिसीव करने प्लेन तक आए, लेकर गए। अपनी संसद यानी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने उनकी संसद को संबोधित किया।
सारे लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और उसके बाद में ऑफर किया कि आप अमेरिकन एंग्लो कंट्रीज के यूनियन के जो एसोसिएशन है उसके हिस्सा बन जाइए, हम आपको सारी मदद करेंगे। पंडित नेहरू ने कहा नहीं, हम संप्रभु देश हैं, हम किसी के आगे झुक के रहने वाले नहीं हैं, और हमने इतने दिनों तक जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है वो पूर्ण आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हम किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, किसी के आदेश नहीं मानेंगे, मैत्रीपूर्ण संबंध रहेंगे, यह विश्वास दिलाता। आप सोचिए, इतना बड़ा जवाब दिया था जब भारत भूखमरा मरा हुआ बीमारियों से ग्रसित देश था, न यहां एजुकेशन थी, न कोई व्यवस्था थी, कुछ नहीं था। तब नेहरू ने यह कहा था, और उसके बाद नेहरू ने वही अपनाया। नेहरू ने दुनिया के सामने दिखाया कि भारत किसी के आगे नहीं झुकता है। भारत ने अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों के सामने ही इतनी तेजी के साथ वृद्धि की। 15 दिन हुए थे देश आजाद हुए, पंडित नेहरू ने 12वें दिन ही इसरो प्रोजेक्ट की, स्पेस प्रोग्राम की नींव रख दी थी। पंडित नेहरू ने 1 साल भी नहीं हुआ था, भाखड़ा डैम की नींव रख दी थी। पंडित नेहरू ने देश के तमाम संस्थान, आईआईटी, आईआईएम, एम्स और दुनिया के तमाम संस्थान भारत में शुरू कर दिए थे। पैसा न होते हुए भी किया, लोगों के सहयोग से किया और करके दिखाया। जब वो मरे तो भारत की जमीनें भी ज्यादा हो गई थी, भारत दुनिया में एक सशक्त देश हो गया था और दुनिया के तमाम देशों को आजाद कराने में भूमिका थी। यही वजह है कि आज दुनिया के 68 देशों में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगी हुई। सोचिए। और उसके बाद उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी किसी के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। नतीजतन पंडित नेहरू के ही समय से सीआईए ने अपना खेल शुरू किया, इजराइल को एक कंट्री बनाया। भारत ने उसे मान्यता देने से पहले मना किया, लेकिन जब तमाम देशों ने दे दी तो मजबूरी में भारत को भी देना पड़ा। और उसके बाद इजराइल से कभी ऐसे संबंध नहीं रखे कि इजराइल के आगे हम झुके, उनसे कोई वो करे और हम आगे बढ़े। लेकिन हमारे यहां आरएसएस से लेके तमाम सारे वो संगठन, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे तमाम सारे लोग ऐसे थे जो उसके जाल में फंसे हुए थे। जयप्रकाश नारायण तो सीआईए की संस्था कल्चरल फॉर फ्रीडम, जो कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के इंडिया चैप्टर के 28 साल अध्यक्ष रहे। अब आप समझिए, सीआईए की संस्था का अध्यक्ष तो वो क्या करेगा। उसने इंदिरा गांधी की सरकार को बदनाम कराने की पूरी साजिश रची और उसने जॉर्ज फर्नांडिस, जो चाइना से गवर्नर होते थे, उनका सहारा लिया। उसने सहारा लिया क्योंकि चाइना को परेशानी हो गई थी। सिक्किम को हमने चाइना से छीन के भारत का बना लिया था। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश को इंदिरा गांधी ने यूनियन टेरिटरी बना दिया था, जो नेफा कहलाता था, और बाद में राजीव गांधी ने उसे पूर्ण राज्य बना दिया था। इसी तरीके से तिब्बत से लेके तमाम मसलों पे चाइना खफा था। इधर अमेरिका खफा था कि अमेरिका को 2 टूक दे दिया था इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। भारत को परमाणु संपन्न बना दिया था। तो इन सब ने मिलकर साजिश रची। देश में आतंकवाद को झोंकने के लिए, चाहे सिख आतंकवाद हो, चाहे असम में हो, उस इलाके में, अरुणाचल के आसपास के इलाके में, उधर पर, और उसी तरीके से तमाम हिस्सों में दंगे फसाद कराने की साजिश करी। सब कुछ किया इंदिरा गांधी, सबसे लड़ी, देश को उन्होंने बचा लिया, सरकार गवा दी। और उसके बाद
जब वो दोबारा आई तो फिर उन सब से वो लड़ी और तब भी इन्होंने साजिश रचना शुरू किया। कश्मीर में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी के रहते कुछ नहीं कर पाए। राजीव गांधी आए, राजीव गांधी ने भी बचाए रखा, लेकिन जैसे ही राजीव गांधी की सरकार को बदनाम करके बोफोर्स के नाम पे और सब नाम पे सीआईए की, भारत से नहीं ये आवाज आई थी, स्वीडन रेडियो से आवाज उठी थी, और इस तरह से करके पूरी साजिश रची गई थी और राजीव गांधी को बदनाम किया गया। सच्चाई बिल्कुल इससे अलग निकली और बाद में राजीव गांधी को जो बदनाम किया, उसके नाम पे सरकार गिराई गई, उसके नाम पे सारी साजिश हुई। वही तोपें थी जिन्होंने कारगिल में हमारे देश की वह चोटी बचाई, हमारी रक्षा की। तब कहा गया कि ये सब स्टैंडर्ड तोपें हैं, राजीव गांधी ने ली। और यही साजिश 2014 के पहले 2010 से शुरू हो गई। जब कभी कॉमनवेल्थ का आरोप लगा, कभी कोई और आरोप लगा, और इन आरोपों की एक फेहरिस्त थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस किस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे और कैसे इंडियन एक्सप्रेस, जो वही इंडियन एक्सप्रेस जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जहर बो रहा था, वही इंडियन एक्सप्रेस किस तरह की खबरें छाप रहा था, यह आप देख लीजिए। आज छापता हो तो दिखा दीजिए। ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस इसी तरीके से, ये आप देखिए, ये 2G स्कैम को लेके कह रहा है, और जब उसको लेके कह रहा है तो अब आप समझिए, ये देखिए 2G को लेके, और इसके बाद में ये देखिए, ये कह रहा है कॉमनवेल्थ को लेकर के, और ये देखिए, ये कोल स्कैम और सबको लेके कह रहा है कि 1,86,000 करोड़ का घोटाला हो गया। अब मैं इनको क्रमवार बताता हूं कि जो कॉमनवेल्थ का आरोप लगाया गया, आरोप पर ही कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज की, अपने मंत्री से इस्तीफा लिया और सबसे इस्तीफा लिया और जेल भी भेजा। ए राजा, डीएमके के नेता, कोई इनमें कांग्रेस का नहीं था, और उसके बावजूद सारी चीज हुई, सरकार बदली, अदालत में, स्पेशल कोर्ट में, जो सीबीआई कोर्ट में, और उस कोर्ट में कहा, कैग ने झूठी रिपोर्ट दी थी विनोद राय ने। विनोद राय आरएसएस फैमिली से आता था, उसको नरेंद्र मोदी ने तमाम उपहार दिए। ट्राई का चेयरमैन था नृपेंद्र मिश्रा, उसने इस साजिश में हिस्सा लिया था, उसे नरेंद्र मोदी ने आते ही अपना प्रधान सचिव लगाया। और इसके बाद में इसमें कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, 100% झूठा आरोप, ये कोर्ट ने लिखा है। आज तक हिम्मत नहीं हुई नरेंद्र मोदी सरकार की कि उस पर कुछ बोले। इसके बाद में कॉमनवेल्थ वाले में अभी आप सर्च कर लीजिएगा, कलमानी समेत सारे लोग बरी हो गए और आया कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा था। इसमें शीला दीक्षित समेत सोनिया गांधी और सबको बदनाम किया गया, कलमानी को बदनाम किया गया। इस तरह से करके पोस्टर्स बनाए गए थे। ये सब सीआईए और मोसाद के जरिए ही हो रहा था। उसके लिए फंडिंग हो रही थी, कभी फोर्ड फाउंडेशन से, कभी किसी और से। विवेकानंद इंटरनेशनल जो फाउंडेशन है, जो अजीत डोभाल ने बनाया था, जो आरएसएस का है, उसमें उन सब ने मिलकर सारा काम किया था। इसके बाद में कोल स्कैम का आरोप लगाया गया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल दुनिया से आज ही गए हैं, और उनको नमन करते हुए कि जब का आरोप था उस समय वो उसके मिनिस्टर भी नहीं थे, लेकिन उनको जिस तरह से 2014 के चुनाव में बदनाम किया गया, कोयला चोर कहा गया, और कानपुर में उनके खिलाफ मुरली मनोहर जोशी को उतार के भाजपा ने जिस तरह से प्रचार किया, वो चुनाव हार गए। वो कानपुर के मेयर भी रहे, कानपुर के 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे। कानपुर उन्हें कहता था, कानपुर के जो अपने श्री प्रकाश थे, अपना श्री प्रकाश, और जो अपना श्री प्रकाश होता था उसको यूं बदनाम करवाया। और उसके बाद में उसमें ही सच भी आ गया कोर्ट में कि कोई रोल नहीं था, न मनमोहन सिंह का, न सोनिया गांधी का, न श्री प्रकाश जायसवाल का, न ही किसी का।
कोई घोटाला नहीं था। अब आप सोचिए, इस तरह से करके साजिशें रची गई थी। क्यों? क्योंकि हटाना था। क्यों हटाना था? 2008 में जब दुनिया में रिसेशन आया, सब जगह हालत बिगड़ी हुई थी, भारत अकेला संभला हुआ था। भारत अमेरिका समेत तमाम देशों को कह रहा था, हम मदद कर देंगे, हम अमेरिका के लोगों को नौकरी दे सकते हैं। 50,000 लोगों को नौकरी देने के लिए मनमोहन सिंह ने कह दिया था। घबरा गया था अमेरिका। अमेरिका, यूरोप, सब देश जहां टूटे हुए थे, भारत ये कह रहा है, क्योंकि भारत का सिस्टम एक अलग मजबूत था। लेकिन इसके बाद में परमाणु समझौते के मामले में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शर्तों पर समझौता किया था, ना कि अमेरिका की शर्तों पर। अमेरिका बौखलाया हुआ था। ये सारी बौखलाहट ये थी कि कैसे इस सरकार को गिराया जाए, तो इन सबको रचा गया। तब अन्ना लाया गया, तब अजीत डोभाल का विवेकानंद फाउंडेशन आया, किरण बेदी की अपना एनजीओ आया, ऐसे तमाम सिविल सोसाइटी के नाम पे एनजीओ आए, और उन सब की फंडिंग अमेरिका से हुई। इसके रिकॉर्ड मौजूद है। और उसके बाद में बदनाम किया गया। डीप स्टेट का पूरा खेल था, यह था। क्यों? क्योंकि एक गुलाम सरकार लानी थी, और आज वह गुलाम सरकार बन चुकी है। आज उस गुलाम सरकार का सबूत यह है कि जिस वंदे मातरम का नारा देकर के कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आज राज्यसभा में आदेश जारी होता है कि वहां वंदे मातरम और जय हिंद शब्द नहीं बोला जाएगा। भारत की राज्यसभा में यह आदेश जारी करता है आरएसएस का उपराष्ट्रपति कि वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा, जय हिंद नहीं बोला जाएगा। सोचिए आप, कितना डरा हुआ, कांपा हुआ व्यक्ति है, जो लोगों को, दूसरों को वंदे मातरम बोलने के नाम पे न जाने क्या क्या करता था, वो यह आदेश जारी करवा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा देखिए, भारत झूठे डेटा बना रहा है। यह बात बड़े समय से राहुल गांधी बता रहे थे। अब आईएमएफ ने कह दिया कि भारत झूठे डेटा बना करके अपनी जीडीपी को बड़ा दिखा रहा है। भारत की जो डेटा है जीडीपी का और सारा इकोनॉमिक डेटा, उसे उसने सी ग्रेड में डाल दिया है। 4 ग्रेड होते हैं, ए बी सी डी, बस अब डी पे जाना बाकी है। हो सकता है अगले साल तक डी पे पहुंच जाए। इस तरह की दशा में है, तो झूठ पर है। यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय के सारे मानक इस्तेमाल किए जाए, तो आज भारत की जीडीपी निगेटिव में चली जाएगी, माइनस में। यह स्थिति है। इसके बाद आप देखें, एक यही नहीं टिकता है, इसके बाद में जिस तरह से साजिशें रची जाती हैं, वो भी जान लीजिए। नेपाल जैसा देश जो हमारे आगे झुका रहता था, वो अपने नोट में जो नक्शा बनाता है, उसमें भारत के तमाम क्षेत्रों को अपने में दिखा देता है। नेपाल जैसा देश। और उधर चाइना जिस तरह से कर ही रहा है कि अरुणाचल की हमारी बेटी को 18 घंटे बंधक बनाया और कहा अरुणाचल भारत का नहीं, चीन का। ऐसे में आप समझ सकते हैं कितना डरा प्रधानमंत्री है। न नेपाल को जवाब दे पा रहा है, न चीन को जवाब दे पा रहा है। उधर अमेरिका अपनी शर्तों पर भारत से करवा देता है कि अब भारत में 1 दिसंबर से रसिया से कोई तेल नहीं खरीदा जाएगा। अब आप सोचिए, इतना डरा हुआ, कांपता हुआ प्रधानमंत्री झुक गया। उसकी 90% शर्तें मान चुका है। अब कुकिंग गैस के लिए जो है, गैस भी उसी से खरीदेगा। इसके अलावा और सारी चीजें। भारत की जीडीपी, जैसा कि आज के अखबारों में आप देख ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार का जो दावा है, उस दावे में जो बताया जा रहा है कि किस तरह से ट्रंप की और चाइना की सबकी जीडीपी को पछाड़ दिया है भारत ने। जब इस तरह की खबरें छपती हैं, तो अब आप सोचिए कि आप देख लीजिए कैसी खबरें छपती हैं। हमारी इकोनॉमी ने ट्रंप टैरिफ को हराया, जीडीपी का ग्रोथ 8.2%। क्या बढ़ गया है भारत में? ना तो प्रोडक्शन बढ़ा है, ना कोई चीज बढ़ी है। जो जीडीपी
इस तरह से नीचे जा रही थी, अचानक एकदम से ऊपर दिखा रहे हैं। कैसे हो गया? यह आश्चर्यजनक नहीं है, यह असल में झूठ का पैमाना है। स्थिति क्या है? वास्तविकता यह है कि इसीलिए आईएमएफ ने सी कैटेगरी में डाला है, क्योंकि आपने झूठे सारे आंकड़े दिए हैं। न भारत में महंगाई रुकी है, ना ही भारत में प्रोडक्शन बढ़ा है, ना ही भारत में कुछ और हुआ है। शेयर मार्केट का सिर्फ खेल चल रहा है कुछ पूंजीपतियों के माध्यम से, अडानी अंबानी जैसे लोगों के माध्यम से भारत के एलआईसी को बर्बाद किया जा रहा है और तमाम सारी चीजें। और यह सब करके भारत को गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है। और ऐसे में हो क्या रहा है? ऐसे में अमेरिका और चीन जब चाबी टाइट करते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री कभी वहां झुक के खड़ा हो जाता है, कभी वहां झुक के खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के साथ में ऑक्सफोर्ड यूनियन में डिबेट होनी थी, उस डिबेट से भाग खड़ा हुआ। सोचिए आप कितना डरपोक प्रधानमंत्री है कि भारत की छवि खराब कर रहा है और वो यह कह रहा है पाकिस्तान कि भारत भाग खड़ा हुआ। अब आप डिबेट से क्यों डर गए? क्यों ऐसा हो रहा है? स्वाभाविक सी बात है, सवाल किए जाएंगे, कोई जवाब नहीं है। यह कर दिया है नरेंद्र मोदी। और उसके बाद में असलहे भी अमेरिका के हिसाब से खरीदे जाएंगे, सब कुछ खरीदा जाएगा जिससे अमेरिका खुश रहे। हाथ जोड़े खड़ा है हमारा प्रधानमंत्री। यही अमेरिका चाहता था, इसीलिए 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार गिराई गई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रहते कभी भी डीप स्टेट भारत पर इस तरह हावी नहीं हो सकता था। यह बात वो अच्छी तरह से जानता था। यह साजिश, इसे हमें समझने की जरूरत है। देश हर तरह से बर्बाद है, इसीलिए डॉलर 90 रुपया का हो गया है और हम झूठे आंकड़ों में खेल रहे हैं। जी हां, यह सच, झूठा प्रधानमंत्री और झूठे आंकड़े। जी जय।